तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस विद कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3। उसका नाम क्या है? परमाणु एवं अणु, एटम्स एवं मॉलिक्यूलर्स। एटम्स एवं मॉलिक्यूलर्स। तो देखिए, एटम्स एवं मॉलिक्यूलर्स को पहले जानेंगे। एटम्स किसको कहते हैं? परमाणु किसको कहते हैं? पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में H2O में H2O, या मान लीजिए NaCl में NaCl में Na एक छोटा अणु है। Na अलग एक परमाणु हो गया और Cl अलग एक परमाणु हो गया, और इन दोनों परमाणुओं को मिलाकर क्या बन जाता है जी? NaCl, यानी कि साधारण नमक बन जाता है। उसे ही परमाणु कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए H2O में H हो गया, NaCl में Cl हो गया, BrH में हो गया Br, N2 में हो गया, N2 क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में N हो गया, और H2O में ऑक्सीजन भी हो गया। तो परमाणु किसको कहते हैं? पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। और अणु, परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु जैसे मान लीजिए परमाणु H हो गया, एक और आपस में मिला देंगे तो H, यानी कि H2 हो गया। ऑक्सीजन भी हो गया एक परमाणु, और ऑक्सीजन को एक और मिलाएंगे तो O2 हो गया। ऐसे कर करके बस ऐसे याद रखना है कि परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण को कहते हैं, और अणु परमाणु आपस में मिलकर निर्माण करते हैं। अणु का निर्माण परमाणु आपस में मिलकर निर्माण करते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर ध्यान देंगे। इसके पीछे वाला 1-2 हमारे YouTube चैनल पे अपलोडेड है, क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। आप जाकर देख सकते हैं। तो अगला रासायनिक संयोजन के नियम क्या है जी? रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। तो देखिए, क्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं? रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोजन के नियम किसको कहते हैं? आप लोग देख लीजिए पहले। लेवेजियर एवं जोसेफ एल प्राउस ने लेवेजियर एवं जोसेफ प्राउस ने बहुत अधिक प्रयोगों के पश्चात रासायनिक संयोजन के नियम के निम्नलिखित नियम दिए। क्या लिखेंगे जी? लेवेजियर लेवेजियर एवं जोसेफ प्राउस प्राउस ने बहुत अधिक प्रयासों के बाद बहुत अधिक प्रयासों के पश्चात रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए हैं। रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। लेवेजियर लेवेजियर लेवेजिए है, बुक में कैसे है जी? बुक में जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखा। लेवेजियर जोसेफ, इसको यहाँ पे जोसेफ लेवेजियर जोसेफ प्राउस ने लेवेजियर एवं जोसेफ प्राउस ने बहुत अधिक प्रयासों के बाद प्रयोगों
प्रयोगों प्रयोगों के पश्चात क्या दिया जी? रासायनिक संयोजन के नियम दो दिए। कितने दिए जी? दो। और फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट पहला है द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान क्या जी? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। और दूसरा क्या है जी? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तो क्या बोला है? लेवेजियर एवं जोसेफ प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रयासों के बाद क्या दिया जी? रासायनिक संयोजन के नियम को दिए। और इनने कौन कौन नियम दिए जी? तो द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात। द्रव्यमान संरक्षण में हम लोग पढ़ना है कि किसी भी तत्व या यौगिक का द्रव्यमान बदल नहीं सकता, उसको केवल एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लोहा को पिघलाकर अगर हम उसको साइकिल बना दिए, मान लीजिए 2 केजी लोहा को पिघलाकर 2 केजी का 2 केजी का कोई और पदार्थ बना दिए, तो क्या उसका द्रव्यमान संरक्षित रहा कि नहीं रहा? हाँ, रहा। मान लीजिए लोहा को पिघला दिए और कुछ और संरचना बना दिए, तो उसमें क्या द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? तो नहीं सर। क्या सेम टू सेम रह जाएगा कि नहीं रहेगा? तो यही में पढ़ना है हमको द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। और स्थिर अनुपात के नियम में पढ़ना क्या है जी? मान लीजिए कोई जल है H2O, कहीं से ले लिए, तालाब से ले लिए, कुआं से ले लिए, कल से ले लिए, तो इसका अनुपात 1:8 होता है। जल का अनुपात कितना होता है जी? 1:8। या प्रयोगशाला में जो जल बनाया गया उसको ले लिए तो उसका अनुपात सेम ही रहता है। तालाब का ले लिए, तालाब का, नदी का, झरना का, इत्यादि सब का ले लेंगे तो जल का अनुपात 1:8 ही होगा। इसीलिए इसमें क्या बोले हैं? स्थिर अनुपात का नियम, मतलब अनुपात स्थिर रहता है। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं हम लोग। पहला क्या देंगे जी? टॉपिक का नाम देंगे सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान, फर्स्ट में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? द लॉ ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं द लॉ ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें द्रव्यमान स्थिर होता हो, द्रव्यमान संरक्षित होता है। किसी बंद तंत्र में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी बंद तंत्र को के द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, लिख सकते हैं किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, में परिवर्तित किया जा सकता है।
एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेंगे? पानी बनाना। पानी बनाना। पानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के बराबर होता है। पानी बनाते हैं तो मान लीजिए H2O कितना ले लिए? 2 ग्राम और O2 कितना ले लीजिए? 20 ग्राम ले लिए। तो क्या जब पानी बनेगा H2O बनेगा तो क्या 22 ग्राम बनेगा कि नहीं? यानी कि इन दोनों का द्रव्यमान मिलाकर पानी का जो पानी का निर्माण होगा उसका कुल द्रव्यमान हो जाएगा। तो क्या इसमें द्रव्यमान संरक्षित रहा कि नहीं? हाँ, तो द्रव्यमान संरक्षित रहा। चलिए इसको एग्जांपल से समझेंगे आगे। द्रव्यमान संरक्षण में हम लोग क्या पढ़े जी? किसी भी बंद तंत्र को द्रव्यमान का ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे कि हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है और उसको मिला दिए तो दूसरा रूप आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो वही था, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल 2 ग्राम H हाइड्रोजन यानी कि 2H2 प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो क्या 18 ग्राम पानी यानी कि H2O बन जाएगा कि नहीं बनेगा? देखिए तो इन दोनों का द्रव्यमान मिलाएंगे तो क्या 18 ग्राम हो जाएगा कि नहीं? यही तो है द्रव्यमान संरक्षण पढ़ना हम लोगों को। अगला क्या पढ़ेंगे जी हम लोग? स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्लियर है? स्थिर अनुपात का नियम, ओहो, इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको नोट बनाकर लिख सकते हैं। इस नियम का मतलब क्या जी? इस नियम का मतलब द्रव्यमान संरक्षण का इस नियम इस नियम को क्या जी? इस नियम को 1789 में लेवेजियर ने प्रतिपादित किया। 1789 में लेवेजिए ने प्रतिपादित किया। जैसे कि एमसीक्यू में आप लोगों से पूछ देगा 9th क्लास में बोर्ड में, तो एमसीक्यू में रहता है जैसे कि इस नियम को 1789 ईस्वी में कौन दिया? लेवेजिए ने दिया। तो पूछ सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया और कब दिया? तो आप बोल सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवेजिए ने 1789 ईस्वी में दिया था। अब हेडिंग देंगे क्या? स्थिर अनुपात का नियम। अब हेडिंग क्या देंगे जी? स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा, स्थिर अनुपात
का नियम। क्या लॉ ऑफ कॉन्वर्सेशन, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। इसमें क्या होता है, किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, चाहे उसे यौगिक का स्रोत हो या उससे बनने की विधि कोई भी हो। इसको लिख सकते हैं, किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व, किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व निश्चित द्रव्यमान, निश्चित अनुपात, द्रव्यमान अनुपात में स्थित रहता है, चाहे वह यौगिक का निर्माण विधि दूसरा हो, कोई भी हो, किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व निश्चित क्या जी अनुपात में स्थिर होता है, चाहे वह यौगिक का निर्माण किस भी विधि से, कोई भी विधि से हो, उसका मतलब नहीं है रासायनिक अभिक्रिया से हो या भौतिक अभिक्रिया से हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें स्थिर अनुपात रहता है। जैसे इसे, यानी कि इस नियम को 1826 में इसे स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं, इसे स्थिर निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है जी, इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसे 1800 क्या बोला है, किसी भी रासायनिक यौगिक से तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं, चाहे वह कोई भी विधि से बना हो, रासायनिक अभिक्रिया से बना हो, भौतिक अभिक्रिया से बना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निश्चित क्या होता है जी, आयतन नहीं, निश्चित क्या होता है, अनुपात रहता है। जैसे कि जल का अनुपात कितना होता है, जल का अनुपात 1:8 होता है, चाहे वह तालाब का जल हो, चाहे वह झरना का जल हो, चाहे वह नदी का जल हो, चाहे कल का जल हो, चाहे मोटर का जल हो, चाहे कोई भी का जल हो, ईटीसी कोई भी, उससे दिक्कत नहीं, चाहे वो समुद्र का जल हो, उसका अनुपात क्या 1:8 होगा। इस नियम को 1826 में ये लिखने से नहीं, आपको हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। इस नियम को 1826 में जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। इस नियम को क्या दिया जी, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया, 1826 में दिया। स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया जी, जोसेफ प्राउस्ट ने, और 1826 में दिया। इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने दिया और 1826 में दिया। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमेशा H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान, एग्जाम्पल है H2O में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमेशा 1:8 होता है।
चाहे वह नदी का जल हो, चाहे वह झरना का जल हो, चाहे वह नल का जल हो, चाहे वह कल का जल हो, चाहे वह कुआं का जल हो, उसका अनुपात हमेशा 1:8 ही होगा। यानी कि 1 भाग हाइड्रोजन और 8 द्रव्यमान क्या जी, ऑक्सीजन। स्रोत अलग अलग है लेकिन अनुपात एक ही है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, स्रोत अलग अलग है लेकिन अनुपात एक ही है, समान अनुपात वाले, इसको लिख सकते हैं। क्लियर है स्थिर अनुपात का नियम भी। तो आगे चलते हैं हम लोग, क्या चलेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन थ्योरी, इस नियम के अनुसार सभी तत्व चाहे वो सभी द्रव्य चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, मिश्रण के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। इसको लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार सभी द्रव चाहे वह तत्व हो या यौगिक हो, सभी मिश्रण के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या है जी, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बोला, इस नियम के अनुसार सभी द्रव्य चाहे वह यौगिक हो चाहे वह तत्व हो, यौगिक यानी कि यौगिक क्या हो गया जी, जल। अच्छा, तत्व समझ में आता है और यौगिक समझ में आता है। तत्व जैसे कि तत्व तत्व में हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब। और यौगिक दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें तत्व क्या हो गया जी, जैसे तत्व ले लिए, तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तत्व ले लिए तत्व। यौगिक क्या ले लिए, यौगिक ले लिए H2O। चाहे वह क्या हो जी, तत्व हो चाहे यौगिक हो, वह मिश्रण के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है, इसमें सूक्ष्म कण होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा। तो यही है डाल्टन का परमाणु का नियम। यह सभी पदार्थ उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या है, डाल्टन के परमाणु नियम पढ़ लिए, क्लियर है। अब परमाणु क्या, व्हाट इज एटम, वो तो सीधा साधा खाली डिफिनेशन पढ़े हैं कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। पूरे डिटेल में पढ़ेंगे परमाणु क्या है, व्हाट इज एटम्स, परमाणु क्या है, परमाणु क्या है, व्हाट इज एटम्स, व्हाट इज एटम्स। अब देखिए व्हाट इज एटम्स, परमाणु क्या है।
किसी रासायनिक तत्व की छोटी इकाई जिसमें उस तत्व के रासायनिक गुण होते हैं, यह सभी पदार्थों का निर्माण खंड है। किसी रासायनिक किसी रासायनिक तत्व की छोटी इकाई किसी रासायनिक तत्व की छोटी इकाई जिसमें उस तत्व के रासायनिक गुण हो, जिसमें उस तत्व के जिसमें उस तत्व के रासायनिक गुण हो, यह सभी तत्व का निर्माण खंड है। निर्माण खंड है। यह सभी तत्व का क्या है जी? निर्माण खंड है। परमाणु का निर्माण। अब देखिए परमाणु का निर्माण कैसे होता है। परमाणु से क्या बनते हैं जी? पदार्थ बनते हैं। तो जानेंगे परमाणु का निर्माण को लिख सकते हैं हेडिंग में। परमाणु क्या है जान लिए। परमाणु का निर्माण, हेडिंग दे सकते हैं परमाणु का निर्माण। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बने होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। ओहो न्यूट्रॉन नहीं, हाँ न्यूट्रॉन है लेकिन इसके आगे है इलेक्ट्रॉन माइनस तथा न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। क्या बोला है? प्रोटॉन का साइन क्या होता है जी? प्लस में, न्यूट्रॉन का साइन माइनस में, और इलेक्ट्रॉन से मिल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या जी? परमाणु का निर्माण होता है। चलिए देखेंगे। P प्लस N प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, ये सब क्या है जी? ये सब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। यही क्या है जी? परमाणु का निर्माण है। और अगला हेडिंग, परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। परमाणु का निर्माण देख लिए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बने होते हैं। और आपको हम परमाणु की संरचना अभी थोड़ा सा दिखा दिए। इसके आगे वाला पार्ट में चैप्टर नंबर 4 में परमाणु की संरचना में का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। डाल्टन के परमाणु का संरचना, नील बोर्ड्स का परमाणु की संरचना, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। अगला हेडिंग देंगे हम लोग। अगला हेडिंग देंगे हम लोग क्या जी? परमाणु कितने बड़े होते हैं?
ये लिखने वाली बात है ही नहीं। तब पर भी चलिए हम लिख देते हैं परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं। चलिए, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। यह किसी भी वस्तु जिसका हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं करते हैं इससे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणु को चाहे जब चट्टे के रूप में से एक के ऊपर एक रखा जाता है तो एक पेपर शीट का मोटी परत बनती है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। परमाणु लिख सकते हैं इसको। परमाणु बहुत छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमाणु को नोट में क्या लिखेंगे? परमाणु को नैनो मीटर में एनएम त्रिज्या में मापा जाता है। त्रिज्या में मापा जाता है। एनएम त्रिज्या में मापा जाता है। 10 के पावर को 10 के पावर 9 मीटर बराबर 1 mn होता है। 1 mn मतलब nm मतलब नैनोमीटर, और 1 nm बराबर कितना हो जाएगा जी? 10 के पावर 9 मीटर। 10 के पावर 9 मीटर हो जाएगा। यही है। परमाणु इतने छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और परमाणु को त्रिज्या में नैनोमीटर से मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाता है जी? 10 के पावर 9 मीटर हो जाता है। चलिए कुछ परमाणु त्रिज्या को देख लेते हैं हम लोग। यही परमाणु त्रिज्या, इसको याद रखनी बहुत जरूरी है। लिख देते हैं। बुक से लिख देते हैं। त्रिज्या मीटर में उदाहरण। त्रिज्या मीटर में उदाहरण। त्रिज्या मीटर में 10 के पावर -10 हाइड्रोजन परमाणु। कितना होता है हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या? कितना होता है जी मीटर में? 10 के पावर मानु। हाइड्रोजन परमाणु का मीटर में कितना होता है जी? 10 के पावर -10। 10 के पावर -9 जल अणु। जल अणु। और 10 के पावर 8 -8 हीमोग्लोबिन अणु। हीमोग्लोबिन अणु। 10 के पावर 4 -4 रेत कण। रेत कण बालू का मान सकते हैं, बालू। 10 के पावर 3 -3 चींटी। चींटी। और 10 के पावर 1 -1 सेब। इसको याद रखना है। तो चलिए, पहला शॉर्ट आज का कंप्लीट होता है और इसका अगला शॉर्ट कल आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला शॉर्ट हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप
पास पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।